नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे यानी कि एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, इससे पहले हमारी काफ़ी वीडियोस आ चुकी है। आप सभी ने जो प्यार दिया है, आप सभी ने जो सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, इसके लिए हम बहुत आप सभी के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज का जो हम लोगों का ये वीडियो सेशन है, आज का ये वीडियो कोर्स 2 यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से है। तो इसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था जो है पहले क्या थी, जब से ही शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, शिक्षा का जब से उदय हुआ तब से लेकर आज तक शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए और जो है कौन कौन से इसके नीतियां हैं, कौन कौन से शिक्षा नीतियां बनाई गई, पाठ्यक्रम योजना आदि आदि जितने प्रकार के शिक्षा से संदर्भ में जितने भी काम हुए हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो आज हम लोग जो मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो प्रारंभिक स्तर से लेकर के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जब शिक्षा का प्रारंभ होता है, अर्थात मेरा कहने का अर्थ है जो शिक्षा का प्रारंभ जैसे वैदिक काल में क्या थी, उसके बाद जो शिक्षा का जो प्रारंभ होता है, उसके बाद जो शिक्षा की व्यवस्था में जो आमूल-चूल परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को हम लोग जो है देखते हुए आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में हम जानेंगे। फिर उसके बाद मुस्लिम काल के बारे में हम लोग जानेंगे, आधुनिक काल के बारे में जानेंगे, और जो आज़ादी के बाद की जो आज़ादी से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी और जो आज़ादी के बाद की शिक्षा व्यवस्था है, इन दोनों को ही हम लोग देखेंगे। यानी कि शिक्षा के संदर्भ में सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्या क्या नीतियाँ बनाई गई थी, कौन कौन सी योजना बनाई गई थी, कौन कौन से इसके लिए प्रयास किए गए थे, कौन कौन से आयोग बनाए गए थे, कौन कौन से गठन किए गए थे, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शुरू करेंगे कोर्स 2 से, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। ये सिर्फ ना कि बीएड से संबंधित है, बल्कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी आप जो है एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं, बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठना चाह रहे हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी आप बैठना चाह रहे हैं, तो शिक्षा के से ऐसा एक टॉपिक है जिसके बारे में प्रश्न हर एक जगह बनता है। तो आप सभी से हमारा आग्रह है कि उन सभी छात्रों तक, उन सभी हमारे भाइयों, बड़े भाइयों तक पहुँचाइए हमारी इस वीडियो को, जो इन सभी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है हमारा टॉपिक आज का है। तो हम लोग वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था को पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। उन आर्टिकलों में लिखा होता है संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो क्या आपने अपने आप से कभी पूछा है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं इस जीत के लिए, इस शानदार जीत के लिए आप कितना प्रयत्न कर रहे हैं? तो आपका आत्मा से जवाब आएगा कि हम कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मतलब शानदार जीत चाहिए तो संघर्ष भी हम लोगों को कड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग आज संघर्ष में जुटते हैं, अच्छे संघर्ष में हम लोग जुटेंगे। और चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था को। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वैदिक काल में शिक्षा से संदर्भित है। वैदिक काल, वैदिक काल में शिक्षा, ठीक है, यही टॉपिक हम लोगों का है, वैदिक काल में शिक्षा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक काल में शिक्षा से अभिप्राय ये है कि वैदिक काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। वैदिक काल के देखिए किसी भी दृष्टिकोण को हम लोग काफ़ी जो है विस्तारित करके देख सकते हैं। किसी भी दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, जिस शिक्षा का दृष्टिकोण हो या फिर कोई भी ऐसा दृष्टिकोण हो जिसे हम लोग काफ़ी विस्तारित करके देखते हैं। तो हम लोग जो आज की वीडियो में देखेंगे वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसके दृष्टिकोण यानी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से हम लोग देखेंगे जो आज के वर्तमान युग में जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से उसमें जो है पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है, क्या क्या उसके उद्देश्य निर्धारण किए गए हैं, कौन कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा की क्या आयु सीमा है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि आखिर आज के युग में जो ये व्यवस्थाएं हैं, ये जो उद्देश्य निर्धारण है, ये जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है, ये जो शिक्षण विधियों का निर्धारण है, इन सभी चीज़ों का जो है पूर्व युग में यानी कि जब शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, जहाँ की ना कि कोई स्कूल हुआ करता था और ना कोई जो है मनोवैज्ञानिक विधि हुआ करती थी। तो उस समय जो है शिक्षा व्यवस्था क्या थी और किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही थी, उसके संदर्भ में हम लोग जानेंगे। उसके पाठ्यक्रम क्या थे, उसकी क्या शिक्षा के क्या उद्देश्य उन लोगों ने निर्धारित की थी, जो उन समय शिक्षा को जो है प्रदान की जाती थी, उनके क्या उद्देश्य थे, शिक्षा देने के अधिकार किनको किनको था, कौन अपने जो है शिक्षा को दे सकते थे, शिक्षण विधि क्या क्या अपनाई जाती थी उस समय। तो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं थी, लेकिन बहुत सारी विधियाँ अपनाई जा
जाती थी, जो आज भी अपनाई जाती हैं। तो इसके बाद जो है शिक्षण की क्या अवधि रही होगी, कितने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था, और इसके बाद जो है शिक्षा में कौन कौन सी जो है कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित थी जो शिक्षा प्रदान कर रही थी, और इसके संदर्भ में शिक्षक और छात्र का हम लोग संबंधों को देखने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो है हम जो शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों को आज अपने इस वीडियो सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसकी जो है कितने दृष्टिकोण हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, शायद आप सभी को दिख रहा हो, चूँकि थोड़ा मार्कर का इंक भी लो हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं, पहला जो हम इसके दृष्टिकोण को देखेंगे कि इसमें जो है शिक्षा का क्या उद्देश्य निर्धारण किए गए थे। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य क्या देखेंगे हम लोग, शिक्षा का उद्देश्य क्या निर्धारण इसमें था। ठीक, और दूसरे स्तर पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इसमें शिक्षा के उद्देश्य के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके पाठ्यक्रम के प्रकार क्या थे, क्या देखेंगे, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इनका पाठ्यक्रम क्या था, और इसके संदर्भ में जो है कौन कौन सी बातें थी, कैसे कैसे पाठ्यक्रमों का जो है निर्माण था उस समय बना हुआ था, जिसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही थी। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इन लोगों के द्वारा कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती थी। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे शिक्षण विधि। दोस्तों ऐसे तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, दो कालखंडों में बांटा गया है, लेकिन हम लोग समस्त वैदिक काल को एक ही साथ लेके पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन नहीं है, इसीलिए हम लोग समस्त वैदिक कालीन शिक्षा को एक ही संदर्भ में लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल दो संदर्भ में था, लेकिन हम लोग इसको एक ही साथ लेंगे 1500 से लेकर 600 BC। ठीक है, 1500 से लेकर 600 BC जो है, 1500 BC से और 600 BC तक की शिक्षा व्यवस्था एक ही साथ इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक ही साथ में लेकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन से शिक्षण विधियाँ उस समय अपनाई जाती थी, जो वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय कौन कौन सी विधियाँ, शिक्षण की जो विधियाँ जो थी प्रचलित थी, कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती थी। इसके बाद जो है इसमें कुछ ऐसे संस्कार हैं जो करने के बाद ही विद्या आरंभ की जाती थी। तो हम लोग उस संस्कार को भी थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि मुस्लिम काल में अलग संस्कार हुआ करते थे, जो मुस्लिम शिक्षा होती थी उसमें अलग शिक्षा ये हुआ करते थे। वैदिक काल में हम लोग हिंदू शिक्षा के संदर्भ में भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वैदिक काल हिंदुओं से संदर्भित था। तो यहाँ पे कौन कौन से संस्कार उसको कराए जाते थे, इसके बाद विद्या आरंभ की जाती थी, और कौन से ऐसे संस्कार थे, कौन कौन से संस्कार होते थे जिसमें विद्या आरंभ और विद्या के बाद जो है घर जाने की, जो गृहस्थ जीवन बिताने के लिए संस्कार कराए जाते थे। तो इसके संदर्भ में हम लोग देख लेंगे। तो इतने दृष्टिकोण हमारे सामने आ चुका है। शिक्षा का उद्देश्य हम लोग जानेंगे, पाठ्यक्रमों को जानेंगे, शिक्षण विधियों को जानेंगे, संस्कार को जान लेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है, देख लेते हैं, शायद आप सभी को दिख रहा होगा। तो संस्कार के बाद हम लोग जान लेंगे इसमें जो है क्या अवधि रही थी, शिक्षण की क्या अवधि रही थी, और शिक्षा में जो है प्रशासन या फिर उसमें हम कहें तो वित्तीय सहयोग क्या रहा था। प्रशासन यानी कि शिक्षा में वित्तीय, शिक्षा का जो प्रशासन और वित्तीय स्तर को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वित्तीय प्रावधान क्या क्या थे, वित्तीय प्रावधान कौन करता था, व्यवस्था कहाँ से होती थी, इनके संबंध में हम लोग जान लेंगे। और अगले जो है अगले संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा और छात्र का क्या कैसा उसमें रिलेशन हुआ करता था। शिक्षक छात्र संबंध हम लोग देखेंगे, शिक्षक और छात्र संबंध उस समय क्या थे, और जो है शिक्षा की क्या अवधि थी। ठीक है, शिक्षा की अवधि, शिक्षा की अवधि उस समय क्या रही थी। ठीक दोस्तों, इतने जो है इतने भागों में हम लोग बांटकर इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जितने चीज़ें हम उसके संदर्भ में बोल सकते हैं, जैसे एक थ्योरेटिकल प्रश्न को लिखने के लिए हम लोगों के लिए थ्योरेटिकल उत्तर बनाने के लिए काफ़ी चीज़ों को विस्तारित करना पड़ता है। उसमें भूमिका को लिखना होता है, अर्थ लिखना होता है, परिभाषा जिसमें होती है परिभाषा लिखना होता है, और उसके विभिन्न दृष्टिकोण लिखने होते हैं, और उसके संदर्भ में हम लोग जो है विश्लेषण करते हैं, उसके संदर्भ में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो इसको दृष्टिकोण में हम लोग बांट सकते हैं। इतने दृष्टिकोणों के संदर्भ में हम किसी भी शिक्षा व्यवस्था को देख सकते हैं, चाहे वो आज की शिक्षा व्यवस्था हो या फिर वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था हो, आधुनिक काल की शिक्षा व्यवस्था हो, प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था हो। किसी भी शिक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण इतने प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। हो सकता है एक दो और दृष्टिकोण इसमें आ जाए, लेकिन मैं इतने दृष्टिकोण से संदर्भित मैं बात करूंगा वैदिक काल की शिक्षा के संदर्भ में। वैदिक काल में जो है शिक्षा की क्या क्या जो है
दृष्टिकोण थे, कौन कौन से उसमें पाठ्यक्रम को अपनाया था, कौन कौन से उसमें शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए थे, शिक्षण विधियाँ क्या उसमें संचालित हो रही थी, संस्कार कौन कौन से होते थे, जो इसके आरंभ में जो संस्कार होते थे, और जो है शिक्षा का प्रशासन यानी कि प्रशासन या फिर वित्तीय प्रभार किस पे था, पैसा का जो व्यवस्था होता था वो कहाँ से होता था, धन उपार्जन कैसे होती थी, इसके संदर्भ में जानेंगे। शिक्षक छात्र का क्या संबंध रहा था, रिलेशन क्या था, कौन कैसा रिलेशन उसके बीच में था, इन संबंधों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा की अवधि क्या निर्धारित की गई थी, इन सभी दृष्टिकोणों से हम लोग वैदिक काल के संदर्भ में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों के सामने एक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य, तो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारण क्या था, कैसे शिक्षा का क्या उद्देश्य रहा था, उस समय शिक्षा देने का क्या अभिप्राय था, शिक्षा क्यों दी जाती थी, इसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था। सबसे पहले उद्देश्य की यदि हम बात करें तो वैदिक काल की हम लोग बात कर रहे हैं। वैदिक काल में जो शिक्षा का उद्देश्य रहा था, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से रहा था संस्कृति का जो है संरक्षण, संस्कृतियों का संरक्षण और उसका विकास करना। जैसे कि जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो प्रचलित थी, जो संचालित हो रही थी, संस्कृति जो चल रही थी, उन संस्कृतियों को संरक्षण करना। संरक्षण कैसे करना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ सिखा देता है तो वो संरक्षित हो गई, क्योंकि उस समय तो डायरी और कलम, वेद ग्रंथ तो थे नहीं, बाद में इसका आविष्कार होना प्रारंभ हुआ, चलना प्रारंभ हुआ। तो उस समय जो था सब जो है सीखे सिखाए पे काम में होता था। तो शिक्षा का उद्देश्य जो उस समय निर्धारण किया गया था, पहले उद्देश्य की यदि हम बात करें तो क्या उद्देश्य हो गई, संस्कृति का संरक्षण और हस्तांतरण कहते हैं, या फिर हम संस्कृति का संरक्षण और विकास के संदर्भ में हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य हो जाएगा, लिख सकते हैं आप सभी, यदि चाहें तो आप सभी लिख सकते हैं। हम एक पॉइंट को याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं, संस्कृति का संरक्षण और विकास, है ना, संस्कृति का संरक्षण विकास, ये रहा था इसका प्रथम उद्देश्य। अब हम लोग इसके दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में यदि बात करें तो उस समय जो शिक्षा व्यवस्था संचालित थी, उस समय शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्यों में और किन किन बातों को ध्यान रखा जाता था। तो सबसे पहले उस जो उद्देश्य थे, क्या थे उद्देश्य, संस्कृति का संरक्षण करना और उसका विकास करना। दोस्तों आप सभी देखते जाइए ध्यानपूर्वक, यदि हमारी इस वीडियो को देखेंगे, लेसन को देखेंगे और एक कलम और कॉपी अपने साथ रखेंगे तो इन सभी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। और ये आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न आपका रेडी हो रहा है और बहुत ही अच्छा टॉपिक आप सभी जो है सीख रहे हैं। ये सिर्फ जो है आप BPSC और UPSC किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, यह टॉपिक VVI है, VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतने दृष्टिकोणों को देखने के संदर्भ के बाद हम बात कर रहे हैं इसके संबंध में कि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो BPSC मेंस की बात कर लें, UPSC मेंस की बात करें, BEd की बात करें, DLED की बात करें, BTC बात करें, जितने भी शिक्षण एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं, प्रतियोगिता की क्षेत्र की बात करते हैं, हर एक जगह शिक्षा की व्यवस्था को जानना काफ़ी आवश्यक है। और ख़ास करके हम लोग BEd और DLED के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि शिक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं आप तो ये प्रश्न आएंगे। तो यहाँ देखिए शिक्षा का उद्देश्य जो पहला निर्धारण था क्या था, संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, ये उसका जो है पहला उद्देश्य निर्धारण किया गया था। इसी को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाती थी। बच्चों को जो है शिक्षा के संदर्भ में संस्कृति का ज्ञान कराया जाता था और उसे संरक्षण करने अर्थात उसे हस्तांतरित करने, संरक्षित करने के लिए बच्चों के संदर्भ में उस शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो आगे चल के दूसरों को भी वैसे शिक्षित कर सकें। तो ये जो है संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, इसका पहला उद्देश्य रहा था कब का, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की। हम लोग दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में यदि हम बात करें तो ज्ञानात्मक विकास, बहुत सारे ऐसे इसमें आपको उद्देश्य देखने के लिए मिलेंगे जो सामान्य स्तर पर अभी भी हमारे समाज में मौजूद है। हमारे देश में वर्तमान काल की शिक्षा व्यवस्था की भी ये उद्देश्य है कि बच्चों का ज्ञानात्मक वृद्धि हो सके, बच्चों में ज्ञानात्मक परिवर्तन, तुलनात्मक परिवर्तन हो सके। तो ये जो ज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है, ये वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी संचालित हो रही है कि ज्ञानात्मक वृद्धि बच्चों में हो। ठीक है, तो ये उद्देश्य कॉमन है, तभी भी था, अभी भी है। संस्कृति का संरक्षण विकास तभी भी था, अभी भी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ जो हैं जो तभी थे लेकिन अभी नहीं है, हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे तथ्य थे जो तभी मौजूद थे और अभी मौजूद नहीं है। यूँ तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जो शिक्षा के संदर्भ में बात हो रही है, तो उस समय जो चल रहे थे, उस समय जो चल रहे थे, प्रचलित थे जो उद्देश्य, इसके आज भी वही उद्देश्य लगभग प्रचलित हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था, ऐसे शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे दी जा रही थी जिसके माध्यम से बच्चे क्या हो सके, जिसके माध्यम से बच्चे जो है आत्मनिर्भर हो सकें। ठीक है, आत्मनिर्भर का अर्थ है कि वह अपना जीविकोपार्जन
यानी कि शिक्षा के बाद वो अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके और अपने आप पर वो निर्भर हो सके, किसी और पर निर्भर ना रहे। तो ये इसका क्या था, ये उसका ज्ञानात्मक नहीं, ये जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं बल्कि जीविकोपार्जन, ठीक है, जीविकोपार्जन की शिक्षा या फिर कौशल और जीविकोपार्जन, ठीक है। कौशल यहाँ लिख सकते हैं, कौशल की शिक्षा दी जाती थी, कौशल तथा जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन ये शिक्षा आज भी हमारे समाज में मौजूद है। आज की शिक्षा व्यवस्था का भी ये उद्देश्य निर्धारण है, ठीक है। तो ये कौशल तथा जीविकोपार्जन क्या है, इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इसके बाद जो है इसके अगले उद्देश्य के संदर्भ में यदि हम बात करें, दोस्तों जितने भी बातें मैं इसके संदर्भ में कर रहा हूँ इन सभी बातों को लिखना उतना आसान नहीं है, इसीलिए इन सभी बातों को हम लोग समझ लेते हैं और पॉइंट वार यदि हम लोग जान लेंगे तो शायद हमारे एग्जामिनेशन अच्छे हो सकते हैं या फिर हम संदर्भ की जानकारी आराम से रख सकते हैं अपने पास। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं संस्कृति का संरक्षण विकास। आप यदि इसको थ्योरेटिकल प्रश्न में डील करेंगे तो शायद 5-6 लाइन 8 लाइन का हो ही सकता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा बन सकता है। यदि वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था के बारे में आपसे पूछे, नहीं तो आप ये सामान्य समझ इसके संदर्भ में रखना चाहते हैं तो भी आप इन सभी पॉइंट को जो है अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौशल तथा जीविकोपार्जन का जो है इसका ये क्या था, उद्देश्य था कौशल और जीविकोपार्जन की शिक्षा, ठीक है। कौशल और जीविकोपार्जन की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और इसके बाद यदि हम बात करें कि क्या इसका उद्देश्य रहा था, तो इसका उद्देश्य के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पे जो है नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक इन सभी विकासों के संदर्भ में बात की जाती थी। क्योंकि बच्चे का विकास जिस प्रकार से उस समय जो संचालित हो रही थी, जिसमें बच्चों के सारे पक्षों को सम्मिलित किया जाता, जैसे नैतिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष, है ना, इन सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता था। तो यहाँ पे नैतिक और चारित्रिक शिक्षा का भी प्रबंध यहाँ पे किया गया था। ये उसका उद्देश्य था कि बच्चों को नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा बनाया जा सके। तो नैतिक और चारित्रिक विकास को हम यहाँ पर ले सकते हैं, नैतिक और चारित्रिक, है ना, चारित्रिक विकास। दोस्तों आप सभी को दिख रहे होंगी हमारा वीडियो कैसा लगा, ये नीचे आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा लग रहा है, ताकि हम आगे अगले टॉपिक पर वीडियो बना सकें। तो नैतिक और चारित्रिक जो है विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास करना क्या है, इसका नैतिक और चारित्रिक विकास करना क्या है, शिक्षा का उद्देश्य रहा था उस समय। कब की हम बात कर रहे हैं, वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक काल में हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। और उस समय 1500 BC से लेकर 600 BC तक की ये काल अवधि रही थी, जिसमें वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्थाएं संचालित हो रही थी। और उस संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य रहा था। तो पहला उद्देश्य आप सभी ने देखा कि संस्कृति का संरक्षण और उसके विकास के संदर्भ में ज्ञानोपार्जन का साधन था। ज्ञानोपार्जन यानी कि ज्ञान को बढ़ाने का जो है ये उद्देश्य रखा था, ज्ञानात्मक विकास। और कौशल तथा जीविकोपार्जन की शिक्षा उस समय दी जाती थी, ताकि बच्चे जब विद्यालयिक शिक्षा पूरा कर ले इसके बाद वो क्या करे, अपने जीविकोपार्जन हेतु स्वयं आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैर पर वो खड़ा हो सके। इसके बाद जो है क्या व्यवस्था की गई थी, नैतिक और चारित्रिक विकास हो, ये व्यवस्था उस समय शिक्षा का उद्देश्य रहा था। और यदि हम कुछ इसके उद्देश्य की अलग उद्देश्यों की हम बात करें तो मानवता का विकास इसमें हम ले सकते हैं। इससे तो नैतिक भावना के अंतर्गत ये आ जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ ले लेते हैं मानवता का विकास। मानवता का विकास का अर्थ ये होता है दोस्तों, आज मैंने इंटरमीडिएट की हिंदी में पढ़ा था कि उसमें ये दिया गया था मानवता के संदर्भ में, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। दोस्तों ये मानवता होती है। मानवता का अर्थ ये होता है कि मनुष्य जो है होता है उसमें यदि मानवता होती है तो वह दूसरे मनुष्य के जो है मदद करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए मरने जीने के लिए तैयार होता है, दूसरे की सहायता में हमेशा तत्पर रहता है। तो मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। आज की जो हमारे समाज में, हमारे देश में जो व्याप्त जो आज की भावनाएं हैं, जैसे अपने आप से मतलब रखना, अपने घर से मतलब रखना और दूसरों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं रखना, बैर की भावना रखना, ये सभी अभी के मानवता के दृष्टिकोण से काफ़ी खतरनाक है। इसीलिए जो मानवतावादी दृष्टिकोण का विकास अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस समय इस तरह के विकास उसमें किए जाते थे। उसमें मानवता के संदर्भ में उससे शिक्षा दी जाती थी, शिक्षित किए जाते थे, ताकि उसमें मानवता का विकास हो और दूसरे मानव को भी वो जो है सहयोग की भावना आदि भावनाओं से प्रेरित करते रहे और सहयोग करते रहे लोगों को। तो ये मानवता का विकास उस समय जो है इसका उद्देश्य रहा था। और सबसे बड़ी बात यदि हम बात करें यहाँ पे तो आध्यात्मिक विकास, चूँकि आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत ही वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी उसमें जो है बच्चों को अध्यात्म से जोड़ा जाता था।
और उस यानी कि अध्यात्म की शिक्षा जो है अलौकिक शिक्षा यूँ हम कहें, अलौकिक शिक्षा जिसका संसार से मतलब नहीं होता है, वो अलग संसार से मतलब होता है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव जो होता है, ये आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो आध्यात्मिक शिक्षा का विकास जो है, आध्यात्मिक शिक्षा का विकास जो है, ये इसका क्या था, उद्देश्य रहा था, आध्यात्मिक विकास, है ना, आध्यात्मिक विकास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट के तौर पर, क्या लिख सकते हैं, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास उस समय की शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य रहा था। तो ये कुल मिलाकर हमने शिक्षा का उद्देश्य जाना वैदिक काल में, है ना। वैदिक काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्थाएं जो है उद्देश्य निर्धारण किए गए थे शिक्षा व्यवस्था के, और जो है इसके संदर्भ में कौन कौन से बातें थी, ये इन बातों को हमने देखा जो पहले संदर्भ में हमने देखने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं दूसरे जो है पाठ्यक्रम के प्रकार में, आखिर पाठ्यक्रम किस प्रकार के निर्माण किए गए थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते थे, ठीक है। एक तो होता था लौकिक पाठ्यक्रम, लौकिक मतलब इससे हम लोग सांसारिक भी कह सकते हैं, और ऐसे संस्कृत यदि हम देखें कहीं कहीं आपको अपरा और परा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है ये लौकिक या संसारिक जो है, इसे कहीं कहीं आपको अपरा भी दिखाई देगा। तो ये लौकिक होता था, एक पाठ्यक्रम जो होता था ये लौकिक होता था, और दूसरा पाठ्यक्रम जैसे कि जो दूसरा था अलौकिक था, या फिर उसको परा कहा जाता था, जिसका संसारिक नहीं आध्यात्मिक उसका जो है मूल्य होता था। तो लौकिक संसारिक जो होता था पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किए जाते थे। तो इसमें जैसे संसार में उपयोग होने वाले जितने भी चीज़ें हैं, संसार में उपयोग होने वाले तथ्यों को इसमें सीखा जाता था। जैसे भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं संसार में रहने के लिए। दूसरा व्याकरण, ये सीखते थे हम लोग इसके लिए, तो भाषा इसमें आ गई, व्याकरण आ गए, है ना। तो ये क्या कौन सी हो गई, ये कौन सी सांसारिक हो गई, है ना, सांसारिक हो गई। जैसे इसमें सैन्य शिक्षा, राजनीतिक, इन सभी चीज़ों की जो शिक्षाएं दी जाती थी, भाषा से संदर्भित, व्याकरण से संदर्भित, सैन्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित, इन सभी शिक्षा को जो है सम्मिलित किया गया था कौन से पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम दो प्रकार के हुआ करते थे, लौकिक और अलौकिक। लौकिक सांसारिक यानी कि अपरा, और दूसरा एक होता था परा। परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक, है ना, परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक, और अलौकिक शक्ति जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होती है। तो ये लौकिक पाठ्यक्रम के संदर्भ में हमने जाना। जो सांसारिक है उसको पाने के लिए यहाँ पे ये सभी शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे भाषा की शिक्षा, व्याकरण की शिक्षा, सैन्य शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा, इन सभी प्रकार की शिक्षाओं को जो सम्मिलित किया गया था, ये सांसारिक शिक्षा के संदर्भ में संचालित की गई थी। अब हम लोग बात करेंगे लौकिक के बाद हम लोग बात करते हैं परालौकिक। परा इसको बोला जाता है, परा भी बोला जाता है, या फिर इसको अलौकिक भी बोला जाता है ना, अलौकिक। दूसरे लोक की बात कर रहा है तो अलौकिक शिक्षा की बात कर लेते हैं, या फिर इसको हम लोग आध्यात्मिक भी कह सकते हैं। अब आप सभी को जो है एक प्रश्न आ रहा होगा मन में कि इस शिक्षा के अंतर्गत तो हम लोग भाषा, व्याकरण, सैन्य शिक्षा, राजनीतिक आदि चीज़ों का अध्ययन करते थे, तो अपरा और अलौकिक शिक्षा क्या होती थी, इस पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया गया था। तो दोस्तों इसमें उन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया गया था जो ईश्वर से मिलाने वाले होते हैं। जैसे हम सभी को इस वेद से मतलब इसमें जो है वेदों का अध्ययन सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था, वेद, उपन्यास और पुराण, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन इसमें कराया जाता था। इन सभी चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया था ताकि बच्चों का जो है आध्यात्मिक विकास हो सके, वह जो है अध्यात्म से जुड़ सके, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में जान सके, और इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक ज्ञान भी उस समय दी जाती थी जो उस समय आध्यात्मिक ज्ञान भी दी जाती थी। जैसे परा और अलौकिक जिसे हम लोग कहते हैं। परा का अर्थ क्या हो गया, इस युग से ऊपर, इस जो हम लोग जिस लोक में रहते हैं सांसारिक ऊपर, सांसारिक युग से ऊपर की बात की जा रही है। और ये आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक अर्थात इस संसार से उसका कोई भी
नाता नहीं होता है, अध्यात्म होता है वो आत्मा से परमात्मा का जुड़ाव होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि पाठ्यक्रम के दो प्रकार उस समय प्रचलित थे, इसमें लौकिक यानी सांसारिक होता था, उसको अपरा भी बोलते थे, और दूसरा जो था परा यानी कि अलौकिक यानी कि ये था, और इसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। तो इस प्रकार से इसमें वेद, उपन्यास, पुराण आदि का अध्ययन किया जाता था। इसमें भाषा, व्याकरण, सैन्य शिक्षा, राजनीति और इन जितने प्रकार की जो है शिक्षाएं प्रचलित थी, जितने शिक्षा की आवश्यकता होती है एक संसार में रहने के लिए, सांसारिक सुखों को देखने के लिए, तो इस प्रकार की पाठ्यक्रम की व्यवस्था इसमें की गई थी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे शिक्षा के विधि के संदर्भ में कि कौन कौन शिक्षण विधियां उस समय जो है संचालित हो रही थी, कौन कौन सी शिक्षण विधियां उस समय संचालित थी। तो हम यहाँ पे बात देख लेते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां संचालित थी। दोस्तों देखिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षण के लिए आज भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, संचालित हैं, लेकिन आज की विधियां मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। लेकिन पहले जो इस प्रकार की विधियां संचालित थी, मगर उसके संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी कि हम किस प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। तो उस समय जो मुख्य रूप से जो विधियां संचालित थी, वैज्ञानिक तो नहीं थी, लेकिन विधियां संचालित हो रही थी जिसके माध्यम से शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो सबसे पहले इसके हम बात करें तो यहाँ पे मौखिक रूप से ही शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता था। तो ये सबसे पहली विधि जो है मौखिक हो सकती है। मौखिक विधि के संदर्भ में बात करेंगे। तो दूसरे विधि की बात करें हम तो यहाँ वाद विवाद विधि का भी प्रयोग किया जाता था। वाद विवाद विधि और जो है यहाँ पे प्रश्नावली, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया जाता था उसको प्रश्न के माध्यम से फिर सीखा जाता था, पुनः रिपीटेशन किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सी विधि हो जाएगी, ये हमारी जो है वाद विवाद विधि के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि, प्रश्नावली विधि देख सकते हैं यहाँ पे हम। फिर देखिए यहाँ पे जैसे आज भी अनुकरण और जो है आदर्श वाचन का आज भी प्रथा है। तो यहाँ पे मौखिक विधि जब संचालित हो रही थी तो आदर्श भी होता होगा, तो यहाँ पे अनुकरण भी होता ही होगा। तो अनुकरण विधि भी यहाँ पे संचालित होती होगी, ठीक है। तो अनुकरण विधि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मौखिक विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नावली विधि, अनुकरण विधि, है ना, अनुकरण विधि। तो इस प्रकार से बहुत सारी विधियाँ यहाँ पे संचालित थी मौखिक विधि के माध्यम से, है ना, मौखिक विधि के माध्यम से, अनुकरण विधि के माध्यम से, प्रश्नावली विधि के माध्यम से। इस प्रकार से जो है इतने विधियाँ और अभ्यास विधि भी यहाँ पे हम लोग सकते हैं। अभ्यास के माध्यम से बार बार अभ्यास करके भी उन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया जाता था। तो इस प्रकार आप देखें कि वैदिक काल के जो दृष्टिकोणों में हमने देखा, सबसे पहले शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे थे, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे किया गया था। तो पाठ्यक्रम दो प्रकार के निर्धारित किए गए थे, एक लौकिक था यानी संसारिक जिसे अपरा कहा जाता था, और दूसरा परा यानी कि अलौकिक जो आध्यात्मिक से जुड़ा होता था। और तीसरे हम बात कर रहे हैं शिक्षण विधि की। तो शिक्षण विधि के संदर्भ में बात करें तो आज की जो शिक्षण विधियां हैं ये तो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उस समय की, जिस समय की कोई मनोवैज्ञानिक पद्धतियाँ नहीं होती थी, उस समय किस विधि से शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही थी, वैदिक काल में किस प्रकार से कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती थी शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। यहाँ देखें तो शिक्षण विधियों की हम बात करें तो मौखिक शिक्षा की सबसे ज़्यादा प्रबलता वहाँ होती थी। मौखिक शिक्षा ज़्यादा तौर पर मौखिक रूप से ही शिक्षित किया जाता था। और दूसरी बात करें हम वाद विवाद की, तो वाद विवाद के माध्यम से बच्चों में शिक्षा का विकास किया जाता था। तो शिक्षण के लिए जो है ये वाद विवाद विधि का प्रयोग किया जाता था, प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता था, है ना, अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता था। अनुकरण के माध्यम से जब शिक्षक आदर्श वाचन करते थे तो बच्चे अनुकरण वाचन करते थे। इस प्रकार से जो आज भी ये विधि बहुत सारी जगहों में प्रचलित है। मतलब जितने विधियाँ आप यहाँ देख रहे हैं ये विधियाँ अभी भी प्रचलित हैं, लेकिन इसमें है कि ये जो अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें आ गया है, तभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रही थी और उस समय जो है कोई इसमें शोध करके ये विधियाँ नहीं बनाई गई थी। तो इस प्रकार जो है अनुकरण विधि और अभ्यास विधि इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने विधियाँ उस समय प्रचलित थी। और अब बात करेंगे हम लोग थोड़ी इसके संस्कार के संदर्भ में, संस्कार कौन कौन से प्रचलित थे, कौन कौन से संस्कार इसमें किए जाते थे शिक्षा आरंभ के समय और शिक्षा छोड़ के जाने के समय में, जब उसके विद्या समाप्त हो जाती थी, विद्या लेने की जो आयु समाप्त हो जाती थी। तो सबसे पहले हम यहाँ संस्कार की यदि हम बात करें, संस्कार की बात करें तो यहाँ देखिए अब कौन कौन से संस्कार, सबसे पहले संस्कार के अंतर्गत हम बात करें तो उपनयन संस्कार हुआ करता था। कौन सा संस्कार हुआ करता था? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप सभी को उपनयन संस्कार क्या होता था। तो उपनयन संस्कार की हम बात करें तो उपनयन संस्कार जो होता था ये संस्कार विद्या आरंभ से पहले की जाती थी, है ना, विद्या आरंभ से पहले ये संस्कार की जाती थी। और इस संस्कार के अंतर्गत ये होता था कि बच्चों को गुरु दीक्षा दी जाती थी, है ना, बच्चों को गुरु दीक्षा दी जाती थी और गुरु दीक्षा लेने के बाद ही उसका विद्या प्रारंभ होता था विद्या लेने का। तो ये इस प्रकार से जो है उपनयन संस्कार यहाँ पे की जाती थी। उपनयन संस्कार के बाद बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाता था, शिक्षा उसका प्रारंभ होता था। तो ठीक है, तो उपनयन संस्कार यहाँ पे एक संस्कार आ गया। विद्या आरंभ के लिए ये संस्कार की जाती थी। कब की जाती थी? विद्या आरंभ के लिए। और इस संस्कार में मुख्य रूप से क्या होते थे? इस संस्कार में मुख्य रूप से होते थे क्या?
इस संस्कार में मुख्य रूप से होते थे जो गुरु दीक्षा इसमें दी जाती थी और यहाँ से विद्या आरंभ प्रारंभ किया जाता था। ठीक है, तो उपनयन संस्कार ये हो गया, उपनयन संस्कार। और दूसरे संस्कार की यदि हम बात करें यहाँ पर जो संचालित थी, तो यहाँ पर जो एक संचालित थी समावर्तन, शायद ये संस्कार था, समावर्तन संस्कार था। समावर्तन संस्कार के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। समावर्तन है ना, समावर्तन, समावर्तन मतलब क्या? समावर्तन मतलब समाप्ति की तरफ जो जाती है, अर्थात यहाँ पर जो है शिक्षा जो है समाप्त जब करने लगता था बालक, जब उसका जो है शिक्षण की आयु समाप्त हो जाती थी, या फिर शिक्षा व्यवस्था का एक अवधि जो उसका पूर्ण हो जाता था, इसके बाद जो है उसे जो है गृहस्थ जीवन बिताने की अनुमति मिल जाती थी। तो इस प्रकार समावर्तन संस्कार उसे कहा जाता था। और ये समावर्तन संस्कार जो होता था, समावर्तन संस्कार के अंतर्गत ये होता था कि बच्चों को जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसके घर जाने के लिए जो है यहाँ पे व्यवस्था थी इस संस्कार के माध्यम से। इस संस्कार में गुरु क्या करते थे? गुरु ऐसे उपदेश देते थे जिसमें कर्तव्य पालन, सहयोग की भावना, मानवता की भावना और किसी भी कार्य को करने में आलसता को त्याग करने के संदर्भ में होता था। ये उपदेश गुरु दिया करते थे इसके संदर्भ में, और इसे भावपूर्ण जो है विदाई दी जाती थी घर जाने के संदर्भ में। और इस संस्कार के अंतर्गत जो छात्र के जीवन होते थे, छात्र के जीवन जो ब्रह्मचर्य का जीवन होता था, उस जीवन से उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता था, अर्थात उसके वस्त्र को जो है बदला जाता था और उसे गृहस्थ जीवन का वस्त्र पहनाया जाता था। और इसके बाद बच्चे जो है अपने घर की ओर प्रस्थान करते थे। तो इस प्रकार शिक्षा की हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा जो है समावर्तन संस्कार ये क्या था? ये संस्कार पूर्ण होने के बाद, विद्या पूर्ण होने के बाद की ये संस्कार थी, अर्थात यहाँ पर गृहस्थ जीवन है ना, गृहस्थ जीवन यहाँ पे प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है, तो ये हम लोग समझने का प्रयास किए यहाँ पे समावर्तन संस्कार के संदर्भ में। तो ये दो प्रकार के संस्कार जो है आप शिक्षा के संदर्भ में, यूँ तो हिंदू धर्म की बात करें तो 16 संस्कार विधि को वैदिक काल में मान्यता दी गई थी। वैदिक काल में ऐसा लिखा गया कि 16 संस्कार होते थे, लेकिन यहाँ पे हम शिक्षा के संदर्भ में सिर्फ बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 संस्कारों को देखेंगे जो शिक्षा से संबंधित संस्कार थे। तो सबसे पहला उपनयन संस्कार की हम बात करें, और दूसरे संस्कार के बाद हमने बात किया कि समावर्तन संस्कार। पहले संस्कार जो होते थे ये विद्या आरंभ के लिए की जाती थी, और यहाँ गुरु दीक्षा देने के बाद जो है बच्चों को जो है विद्या आरंभ प्रारंभ की जाती थी। और समावर्तन संस्कार जो है ये विद्या पूर्ण होने के बाद दी जाती थी, जब बच्चे घर की ओर जाना जो है मतलब विद्या समाप्त होने के बाद जो है वो एक अवधि समाप्त होने के बाद वो घर जब जाने के लिए तत्पर होते थे तो उन्हें जो विद्या जो है पूर्ण होने पर ये संस्कार कराया जाता था। समावर्तन का संस्कार ब्रह्मचारी जीवन से, ब्रह्मचारी का जो है कपड़ा उतार कर, मतलब ब्रह्मचारी के जो वस्त्र थे उसको उतार कर उसमें जो है गृहस्थ जीवन के वस्त्र उन्हें पहनाए जाते थे, और जो है गुरु कुछ उपदेश यहाँ पे दिया करते थे, जिस उपदेश के माध्यम से वे अपने जीवन को यापन करते थे। जैसे उसमें कर्तव्य पालन के संदर्भ में बताया जाता था, सहयोग के संदर्भ में, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती थी जिसमें जो है बच्चे अपने कार्यों में अपने कार्यों में जो है कभी भी ढिलाई ना करें, अर्थात आलस उसमें ना आए। इस प्रकार के उपदेश गुरु दिया करते थे, और जो है इसके बाद उसे भावपूर्ण गृह यानी कि घर की ओर विदाई किया जाता था। तो ये संस्कार जो है ये मुख्य रूप से 2 संस्कार इसमें प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं शिक्षा का प्रशासन और वित्तीय प्रावधान का, ये किस पे टिका हुआ था? शिक्षा का जो है प्रावधान क्या रहा था, शिक्षा किस पे टिकी हुई थी? यहाँ हम बात करें तो देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षा के हम बात करते हैं, इसमें जो है जितने धनार्जन की हम बात करें कि धन का प्रबंध कहाँ से होता था, जब शिक्षा व्यवस्था संचालित की जाती थी, जब बच्चे गुरुकुल में रहते थे और रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे, तो कहाँ से अन्न जल की व्यवस्था होती थी, भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी, जिसके माध्यम से वहाँ के बच्चे अपने निवास को जो है सुनिश्चित करते थे, अपने जो है शिक्षा को सुनिश्चित करते थे। तो यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले देखिए तो हर एक क्षेत्र में राजा हुआ करते थे, तो सबसे पहला कर्तव्य राजा का था कि वो ऐसे संदर्भों में दान दें, ऐसे संदर्भों में अपने अंश को दें जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा व्यवस्था बच्चों का संचालित हो सके। तो राजा के द्वारा यहाँ पे दिया जाता था, प्रशासन की देखभाल की जाती थी और वित्तीय प्रावधान किए जाते थे। और दूसरा इसमें देखें तो सिर्फ राजा का ही नहीं होता था, बल्कि धनी वर्ग की हम बात करें या फिर व्यापारी वर्ग की बात करें, इन सभी का इसमें संदर्भ होता था। इन सभी के द्वारा धन जो है इसमें दिए जाते थे। इसके बाद भी हम बात करें तो यहाँ पे जो है जो ऋषि मुनि होते थे, उन ऋषि मुनियों के द्वारा क्या किया जाता था? भिक्षाटन किया जाता था, है ना, भिक्षाटन किया जाता था। तो इन सभी के द्वारा यहाँ पर जो है धनार्जन का कार्य होता था, वित्तीय प्रावधान किए जाते थे। तो शिक्षा का प्रशासन, वित्तीय प्रावधान, इस संदर्भ में हम बात करें शिक्षा का प्रशासन और वित्तीय प्रावधान कहाँ से होता था, कैसे होता था? तो राजा के द्वारा, धनी वर्गों के द्वारा, और जो है व्यापारी के द्वारा और भिक्षाटन के द्वारा की जाती थी। ठीक है,
तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख लिए कि शिक्षा का जो प्रशासनिक ढांचा था और जो वित्तीय प्रावधान की बात करें तो राजा, धनी वर्ग, व्यापारी और भिक्षाटन के द्वारा की जाती थी, है ना। इसके बाद हम बात करें शिक्षक छात्र के संबंध में, तो शिक्षक छात्र के क्या संबंध होते थे। शिक्षक छात्र का संबंध दोस्तों काफ़ी निकटता का होता था। आज तो इस प्रकार की भावनाएं देखी ही नहीं जाती है। तो लेकिन उस समय की यदि हम बात करें तो वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल में शिक्षक और छात्र का संबंध यानी कि गुरु शिष्य का जो संबंध हुआ करता था वो संबंध काफ़ी मधुर हुआ करता था, वो संबंध काफ़ी ही निकटतापूर्ण हुआ करते थे। और इसके संदर्भ में कहा भी गया है कि निकटता का हुआ करता था, ये बहुत ही जो है निर्मल स्वभाव का हुआ करता था। इस प्रकार के इसमें जो है आप देखेंगे तो इस प्रकार का वहाँ पे जो है शिक्षक छात्र का संबंध हुआ करता था। और इसके संदर्भ में कहा भी गया है कि जो है उस समय गुरु को क्या कहा गया था, गुरु को शिष्य का आध्यात्मिक पिता भी कहा गया था। शिष्य का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, शिष्य का आध्यात्मिक पिता, है ना, आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक पिता कहा जाता था। आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, किसे कहा जाता था, आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, है ना, आध्यात्मिक पिता। तो ये मुख्य बातें जो मैंने आप सभी के सामने रखी, जो है निकटता का संदर्भ इसमें होता था, निर्मलता की भावना होती थी, गुरु को शिष्य का आध्यात्मिक पिता कहा जाता था, ऐसी मान्यता उस समय प्रचलित थी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षक छात्र का संबंध काफ़ी निकटता का संबंध था, काफ़ी उसमें मधुरता का संबंध था। और इसके बाद यदि हम बात करें एक पॉइंट के संदर्भ में, तो ये पॉइंट हम लोगों के सामने है जिसमें हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी शिक्षा की अवधि के संदर्भ में हम बात करें तो शिक्षा की अवधि 12 वर्ष की हुआ करती थी। 12 वर्ष की अवधि, है ना, 12 वर्ष की अवधि। इसके 12 वर्ष जो है निर्धारित किए गए थे एक वेद के लिए, है ना, प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष हुआ करता था, प्रत्येक वेद के लिए। आप यहाँ पर एक वेद पढ़ के घर जा सकते थे गृहस्थ जीवन बिताने के लिए। तो इस प्रकार से जो शिक्षा की अवधि है यहाँ पे निर्धारित की गई थी 12 वर्ष की निर्धारित की गई थी। 12 वर्ष की आयु के 12 वर्ष की शिक्षा के बाद आप जो है गृहस्थ जीवन बिता सकते थे। और प्रत्येक वेद के लिए निर्धारित किया गया था 12 वर्ष। तो आप जितने वेद को पढ़ना चाहेंगे उतने बार आपको 12 वर्ष लगते थे। तो ये कुल मिलाकर के हमने बात की वैदिक काल के शिक्षा के संदर्भ में, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था की जो प्रारंभिक नींव पड़ती है वैदिक काल से ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। इससे पहले तो आप देख नहीं पाओगे। शिक्षा की व्यवस्था सिंधु काल में कहीं आपने सुना, चर्चा नहीं है शिक्षा की व्यवस्था की। लेकिन हम बात करें यहाँ पे वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था प्रचलित थी, वैदिक काल में शिक्षा संचालित हो रही थी, चाहे वो किसी माध्यम से शिक्षा संचालित हो रही हो। इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा शिक्षण और एक हम पॉइंट को इसमें देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए कौन कौन से यहाँ पे जो है संस्थान की स्थापना की गई थी। तो शिक्षण संस्थान को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। आप लोग आगे पॉइंट बना लेना, यहाँ पे एक पॉइंट मेरा छूट चुका था। तो शिक्षण संस्थान की यदि हम बात करें तो कौन कौन से शिक्षण संस्थान उस समय प्रचलित थी। अभी तो बहुत सारे प्रचलित हैं, लेकिन उस समय जो प्रचलित थी शिक्षण संस्थान की यदि हम बात करें तो 2 शिक्षण संस्थान मुख्य रूप से प्रचलित हुआ करते थे, जिसमें एक गुरु का जो घर हुआ करता था, गुरु गृह, यानी कि छात्र जो है जहाँ छात्र है जो है शिष्य जो है वो गुरु के घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। और दूसरा जो हम यहाँ पे बात करें तो गुरुकुल की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। किसकी बात कर सकते हैं, गुरुकुल की। गुरुकुल में रह करके बच्चे जो है शिक्षा व्यवस्था जो है संचालित करते थे, शिक्षा लेते थे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के जो उस समय शिक्षण संस्थान हुआ करते थे जिसके माध्यम से बच्चे शिक्षा मतलब ले पाते थे। तो ये 2 संस्थान की चर्चा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा वैदिक काल में शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, वैदिक काल में शिक्षा का विभिन्न दृष्टिकोणों से हमने जानने का प्रयास किया। और दोस्तों हमारा ये चैनल आप सभी को कैसा लगता है, हमारा ये वीडियो कैसा लगता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाल बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो है हम इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को जो है बने रहने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।